नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और एनपीएस और प्रोविजनिंग में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आगे सिचुएशन कैसी हो सकती है, कौन से लेवल्स और टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1322 रुपीज़, जो कि है 2.03% नीचे। सिर्फ कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं, पूरी बैंक निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है और उसका रीज़न भी हमें पता ही है। हमने बात भी की थी कि आरबीआई ने एक वार्निंग दी कि यहाँ पर बैड लोन्स बढ़ सकते हैं, यानी कि एनपीएस की सिचुएशन खराब हो सकती है। तो उसी की वजह से हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। और आईसीआईसीआई बैंक के जो रिजल्ट आए थे वो भी बिलो एक्सपेक्टेशन आए थे, उसी के कारण बैंक निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट आज हमें देखने को मिली है। अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में तो मार्केट कैप है 2,63,000 के आसपास का। पी रेशियो है 44.36, जबकि इंडस्ट्री का पी 26.27 है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.71 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो वह 0.06%। डिलीवरेबल्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिलीवरी यहां पर दिखाई दे रही है, 44.78% की डिलीवरी यहां पर दिखाई देती है। तो अब चलते हैं इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे आए हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो हम देखने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट, जहां पर सारे फिगर्स रुपीज़ इन करोड़ में दिए गए हैं। तो आप देख पाएंगे टोटल इनकम इस क्वार्टर की बनकर आती है 7,685 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर और पिछले साल दोनों से हमें यहां पर कम दिखाई दे रही है। यहां पर टोटल इनकम में हमें साफ साफ गिरावट नज़र आती है। अगर बात करें यहाँ पर प्रोविजनिंग के बारे में तो आप देख पाएंगे प्रोविजनिंग 962 करोड़ का किया गया है, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है। लेकिन अगर पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें साफ साफ यहाँ पर प्रोविजनिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोविजनिंग ट्रिपल हो चुका है। आप देख पाएंगे 316 करोड़ का प्रोविजनिंग किया गया था, जो कि बढ़कर 962 करोड़ हो चुका है। और इसी के कारण हमें प्रॉफिट में गिरावट भी नजर आएगी। तो नेट प्रॉफिट 1244 का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखेंगे पिछले साल से अच्छी खासी गिरावट हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। पिछले क्वार्टर से भी हल्की सी गिरावट हमें नेट प्रॉफिट में साफ साफ नजर आती है। अब बात कर लेते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में। तो वो सुधरा है, 21.23 हो गया है, जो कि 17.89 था और 17.80 था। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर बात करें एनपीएस के बारे में तो यहाँ पर भी सिचुएशन खराब हुई है। ग्रॉस एनपीए का रेशियो 2.7% हो गया, जो कि 2.25% और 2.19% था। तो यहाँ पर सुधरती हुई कंडीशन बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। अगर बात करें यहाँ पर नेट एनपीएस के बारे में तो 0.87 हो गया है, जो कि 0.71 और 0.73 था। तो यहाँ पर भी सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो अगर समराइज करें तो यहाँ पर प्रॉफिट फिर भी ठीक ठाक आया है। गिरावट तो प्रॉफिट में ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिली है, लेकिन कोई बहुत बड़ी भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। जितना चैलेंजिंग ये मंथ रहा था, जितना चैलेंजिंग ये क्वार्टर रहा था, लेकिन ये तो हमें मानना ही होगा कि यहाँ पर एनपीएस की सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ प्रोविजनिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहाँ पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1,000 रुपीज़ का लेवल एज ए सपोर्ट देखने को मिला था जब मार्केट में भयंकर क्रैश हमें देखने को मिला था। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी देखने को मिली है 1,400 1,450 के आसपास स्टॉक गया था। लेकिन उसके बाद वही लेवल हमें एज ए रेजिस्टेंस बार बार देखना पड़ रहा है। जब भी स्टॉक उस लेवल के आसपास जाने की कोशिश करता है तो स्टॉक में हमें वापस गिरावट भी देखने को मिल जाती है। आप देख पाएंगे 200 डेज़ के ईएमए को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा था और वापस हमें गिरावट देखने को मिली है। और आज भी ऐसा ही हुआ है, 200 डेज़ को अप्रोच कर रहा था लेकिन हमें फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें इंडिकेटर्स के बारे में तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 36.86। यहाँ पर भी वीकनेस हमें साफ साफ नज़र आती है। अगर बात करें आरएसआई के नंबर के बारे में तो आप देख पाएंगे कि आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 48.33। एक ही लेवल में आरएसआई का नंबर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि हम यहाँ पर कह सकते हैं न्यूट्रल कंडीशन दिखाई देती है, ज़्यादा स्ट्रेंथ भी दिखाई नहीं दे रही है और ज़्यादा वीकनेस भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएससीडी में जो सिचुएशन बनी हुई है, फिलहाल कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है। यहाँ पर कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं है, लेकिन वैसे तो यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर ही चलता हुआ नजर आ रहा है। कोशिश की गई थी कि यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर बुलिश क्रॉसओवर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यहाँ पर बियरिश क्रॉसओवर ही कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है।
अगर बात करें बॉलिंजर बैंड के बारे में तो आप देख पाएंगे कि बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने हल्की सी तेजी दिखाई, लेकिन फिर से अपर बैंड के आसपास रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अपर बैंड का लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1389 का लेवल, मीडियन जो है वो है 1343 का लेवल, लोअर बैंड जो है वो है 1297 का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है 1339 का लेवल। ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर 1449 का लेवल ऐसे रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 200 डेज का ईएमए है। नीचे के लेवल्स के बारे में बात करें तो 1249 का लेवल एज ए यहाँ पर हमें सपोर्ट की तरफ पर दिखाई दे सकता है। उससे भी नीचे जाए तो 1139 का लेवल भी हमें दिखाई देता है, जो कि अगला सपोर्ट हो सकता है अगर पहला सपोर्ट यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है। अब चलते हैं ऑल टाइम चार्ट पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ऑल टाइम चार्ट पर आ चुके हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि कभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन हमें स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। धमाकेदार रिटर्न्स इसने हमें बना कर दिए हैं, मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, मल्टी बैगर रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। जब भी करेक्शन इसमें होता है तो ये अपने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास ही सपोर्ट ले लेता है और वापस हमें तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। लेकिन इस टाइम अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। स्टॉक अपने 100 मंथ्स के ईएमए के आसपास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही सपोर्ट ले लिया और वापस तेजी भी आई थी। फिलहाल ये अपने 20 मंथ्स के ईएमए की भी नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। अब चलते हैं बात कर लेते हैं इसमें पोजीशंस के बारे में। तो अगर आपने यहाँ पर ऊपर पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी लॉस में चल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक लॉस में बेचने वाला नहीं है। अच्छी कंपनी है, इसे आपको कंटिन्यू करना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है। नीचे आने पर इसमें आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें आपने नीचे पोजीशन बनाकर रखी है, आप अभी प्रॉफिट में चल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो नो डाउट इसे रखना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बैंक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो एक रेजिस्टेंस का लेवल, की रेजिस्टेंस का लेवल 1400 का बनकर आता है, उससे वॉच आउट कर ही यहाँ पर आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। अब बात करें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में, तो जैसा कि मैंने कहा 1400 का की रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर 1250 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट बनकर आता है। उसके बाद थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, एक्टिव इन्वेस्टर हैं, पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो 1240 से 1260 यानी कि 1240 से 1260 के लेवल पर वॉच आउट रखा जा सकता है, और एग्रेसिव इन्वेस्टर, एक्टिव इन्वेस्टर यहाँ पर भी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो लोग वेट करना चाहते हैं, जो लोग पेशेंट इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी मैं एक लेवल बताना चाहूँगा जो कि 1100 के आसपास का लेवल, क्योंकि स्टॉक ने कई बार उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया और वापस तेजी भी दिखाई थी। तो ये लेवल एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग के लिए। 1100 से 1200 का जो पूरा लेवल है वो काफ़ी अच्छा लेवल है यहाँ पर बाइंग इनिशिएट करने के लिए। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन कौन से लेवल्स पर लेना है ये तो आपका डिसीजन रहेगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।